नमस्कार। पर्यावरण संरक्षण और उससे जुड़े कानूनों के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, पर्यावरण बचाने की बातें तो हम हर रोज सुनते हैं, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कानून की नज़र में इसके असल मायने क्या हैं? चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं और समझते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। हम बेसिक परिभाषाओं से शुरू करेंगे, फिर पर्यावरण प्रदूषण और उसके प्रकारों को समझेंगे। उसके बाद इसके कारणों और ग्लोबल लेवल पर इसके असर को देखेंगे। और फाइनली बात करेंगे हमारे संवैधानिक संरक्षण और कुछ बहुत ही ऐतिहासिक केस लॉज की। तो बेसिक से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तक हम सब कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, पर्यावरण को परिभाषित करना, जो कि हमारे जीवन का आधार है। देखिए, कानून की दुनिया का एक बड़ा सीधा सा रूल है। अगर आपको किसी भी चीज को लीगली प्रोटेक्ट करना है ना, तो सबसे पहले आपको उसे एकदम सटीक रूप से डिफाइन करना होगा। और इसीलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2A को समझना बहुत जरूरी है। कानून कहता है कि पर्यावरण में जल, वायु, भूमि और वो अंतर संबंध शामिल है जो इनके और इंसानों, जीवों, पौधों और संपत्ति के बीच मौजूद हैं। अब इस लीगल डेफिनेशन के बारे में जो वास्तव में दिलचस्प बात है, वो ये है कि ये कितनी व्यापक है। मतलब ये सिर्फ हवा और पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन सबके बीच के आपसी रिश्तों, उस अंतर संबंध को भी पर्यावरण का ही हिस्सा मानती है। काफी समग्र दृष्टिकोण है ना? इसी अंतर संबंध को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। पर्यावरण के बेसिकली दो मुख्य घटक होते हैं। एक तरफ है अजैविक, यानी निर्जीव चीजें, जैसे कि हवा, पानी, जमीन, खनिज, तापमान और सूरज की रोशनी। और दूसरी तरफ है जैविक, यानी सजीव चीजें, जैसे हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव। तो पर्यावरण बेसिकली वो मंच है जहां ये निर्जीव तत्व सजीव प्राणियों के जीवन को मुमकिन बनाते हैं। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। अब इसे साइंटिफिक नजरिए से समझने के लिए 3 भारी भरकम लगने वाले लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट शब्दों को जानना चाहिए। पहला है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के रिश्तों का अध्ययन है। दूसरा है इकोस्फीयर, यानी हमारा पूरा ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम। और तीसरा है बायोस्फीयर, पृथ्वी का वो हिस्सा जहां जीवन सच में मौजूद है। एक तरह से सोचें तो अगर पृथ्वी एक सेब है ना, तो बायोस्फीयर सिर्फ उसके छिलके जितना पतला है, बस इतना ही। तो जब इसे नुकसान पहुंचता है तो लिटरली हम अपने पूरे वजूद को खतरे में डाल रहे होते हैं। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, पर्यावरण प्रदूषण को समझना। हमने पर्यावरण को तो समझ लिया, अब जरा उस खतरे से भी परिचय कर लेते हैं जो इसे लगातार नष्ट कर रहा है। तो कानून एक प्रदूषक यानी पोल्यूटेंट को कैसे देखता है? 1986 के उसी एक्ट की धारा 2B के मुताबिक कोई भी ऐसा ठोस, तरल या गैस वाला पदार्थ जो इतनी ज्यादा मात्रा में मौजूद हो कि वो पर्यावरण के लिए हानिकारक बन जाए, वो प्रदूषक है। यहाँ जो सबसे अहम शब्द है वो है हानिकारक या इंजोरियस। मतलब कानून किसी भी चीज को तब तक प्रदूषक नहीं मानता जब तक कि वो एक सेफ लिमिट क्रॉस करके नुकसानदायक ना हो जाए। लिमिट क्रॉस हुई और वो प्रदूषक बन गया। अब ये प्रदूषण आता कहाँ से है? इसके 2 मेन सोर्स हैं। एक है प्राकृतिक प्रदूषण, जैसे ज्वालामुखी का फटना, बाढ़, भूकंप या जंगल की आग। ये सब प्रकृति का अपना एक साइकिल है। और दूसरा है कृत्रिम यानी मानव निर्मित प्रदूषण, जैसे फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों का एमिशन, जंगलों की कटाई और कचरा। देखिए, प्राकृतिक प्रदूषण से तो पर्यावरण खुद को रिकवर कर लेता है, लेकिन इंसानों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण की स्पीड और मात्रा इतनी ज्यादा है कि उसने प्राकृतिक संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, प्रदूषण के 4 प्रमुख प्रकार। इंसानों का फैलाया हुआ ये प्रदूषण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मुख्य रूप से 4 अलग-अलग रूपों में सामने आता है। और ये मैट्रिक्स बहुत ही शानदार ढंग से इस बात को दर्शाता है कि कैसे हर तरह का प्रदूषण हमारे जीवन को एक अलग तरीके से हिट कर रहा है। जैसे वायु प्रदूषण को ले, गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं से होने वाला ये पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग और सांस की बीमारियां बढ़ा रहा है। फिर है जल प्रदूषण, जो सीवेज और इंडस्ट्रियल केमिकल्स की वजह से होता है और पीने के पानी को जहरीला कर रहा है। ध्वनि या नॉइज पोल्यूशन को तो हम अक्सर इग्नोर ही कर देते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर्स और मशीनों का ये शोर गंभीर तनाव और सुनने की क्षमता कम होने का कारण बनता है। और आखिर में मिट्टी का प्रदूषण, जो बहुत ज्यादा कीटनाशकों और प्लास्टिक कचरे से होता है। ये हमारी जमीन की उपजाऊ ताकत को ही खत्म कर रहा है।
चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, कारण और वैश्विक प्रभाव। अब तक हमने स्पेसिफिक पोल्यूशन देखे, लेकिन अब थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी सिचुएशन की एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर ग्लोबल लेवल पर चल क्या रहा है? अगर हम उन बड़े कारणों की एक निष्पक्ष लिस्ट बनाएं जो इस पूरे संकट के पीछे हैं, तो वो काफी साफ है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या का दबाव, शहरों का लगातार फैलना, बेतहाशा औद्योगिकरण और वनों की कटाई। हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इतनी तेजी से कर रहे हैं कि प्रकृति उन्हें वापस रिफिल कर ही नहीं पा रही है, और जो कचरा हम जनरेट कर रहे हैं ना, उसका सही से मैनेजमेंट भी नहीं हो पा रहा है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर इस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। और इन सब चीज़ों का फाइनल रिजल्ट क्या है? इसके असर सिर्फ 1 या 2 देशों तक सीमित नहीं हैं। हम आज जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज जैसी ग्लोबल तबाही का सामना कर रहे हैं। अनगिनत जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियां हमेशा के लिए लुप्त हो रही हैं, जिसे हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हमारी अपनी हेल्थ पर तो खतरे मंडरा ही रहे हैं, साथ ही पूरी पृथ्वी का इकोलॉजिकल बैलेंस डगमगा गया है। मतलब ये सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह गया है, ये सीधे सीधे इंसानी वजूद का संकट बन चुका है। तो अब सवाल उठता है कि इन सबके बीच हमारा बचाव क्या है? यही एंट्री होती है हमारे 5वें सेक्शन की, संवैधानिक संरक्षण और कानून। इतने बड़े खतरों के सामने हमारा लीगल सिस्टम आखिर कैसे एक ढाल का काम करता है? तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमारे संविधान ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक पूरा सेफ्टी नेट तैयार किया है। देखिए, अनुच्छेद 21 हमें जीवन का अधिकार देता है, और अदालतों ने इसे एकदम क्लियर कर दिया है कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि एक साफ और स्वस्थ पर्यावरण में जीना है। इसके साथ ही अनुच्छेद 48A सरकार पर यह ड्यूटी डालता है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे और उसे बेहतर बनाए। और सिर्फ सरकार ही क्यों, अनुच्छेद 51AG हर एक नागरिक का ये फंडामेंटल कर्तव्य गनाता है कि वो प्रकृति की रक्षा करे। तो देखा आपने, सरकार, नागरिक और मानवाधिकार तीनों मिलकर ये एक बहुत ही मजबूत त्रिकोण बनाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, ऐतिहासिक पर्यावरण केस कानून। देखिए, कानून सिर्फ कागज पर होने से तो कुछ नहीं होता ना, उन्हें असली ताकत तब मिलती है जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालतों में टेस्ट किया जाता है। तो आइए ऐसे ही ऐतिहासिक फैसलों को देखते हैं। हमारे देश की लीगल हिस्ट्री में 2 सबसे लैंडमार्क एनवायरमेंटल केस दर्ज हैं। पहला है 1991 का सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का आनंद लेना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा है। और दूसरा है MC मेहता बनाम भारत संघ मामला। इस केस ने तो एक बहुत ही सॉलिड मिसाल कायम कर दी। अदालत ने माना कि पर्यावरण संरक्षण कोई ऑप्शनल पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये सरकार का एक पक्का संवैधानिक दायित्व है। लिटरली इन्हीं फैसलों ने आज के हमारे मॉडर्न पर्यावरण कानूनों की नींव रखी है। चलिए अब इस पूरे एक्सप्लेनर को समराइज कर लेते हैं एक अल्टीमेट चेकलिस्ट के जरिए। आप इसे एक बेहतरीन एग्जाम टिप भी मान सकते हैं। हमने शुरू किया EPA 1986 की परिभाषाओं से, फिर हमने इकोलॉजी और बायोस्फीयर के कॉन्सेप्ट्स को समझा। उसके बाद प्रदूषण के 4 मुख्य प्रकारों और उनके बड़े मैक्रो लेवल कारणों और प्रभावों को देखा। और आखिर में हमने आर्टिकल्स 21, 48A, 51AG और सुभाष कुमार व MC मेहता जैसे लैंडमार्क केसेस के लीगल शील्ड को समझा। ये सारे पॉइंट्स इस टॉपिक के एकदम कोर टेकअवेज हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही सोचने वाला सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे हमारी दुनिया तेजी से इंडस्ट्रियलाइज हो रही है, एक तरफ इंसानी विकास और प्रोग्रेस की डिमांड है और दूसरी तरफ हमारे इकोसिस्टम को बचाने की सख्त जरूरत। हमारा कानून इन दोनों के बीच आने वाले समय में कैसे बैलेंस बना पाएगा? ये प्रोग्रेस बनाम रिजर्वेशन की वो रस्साकशी है जिसका जवाब हमें और आपको मिलकर ढूंढना है। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति अवेयर रहिए।